नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं टिकट की रेस। इस कार्यक्रम के जरिए हम हर रोज आपको बताते हैं। देखिए, बिहार की 40 सीट पर अब जब सीटों का फॉर्मूला लगभग लगभग तय होता जा रहा है, एनडीए के भीतर भी और महागठबंधन के भीतर भी, लेकिन अभी तक खुलकर सतह पर कोई बातें नहीं आई हैं। हर दिन एक लोकसभा सीट की हम चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं कि इस लोकसभा सीट पर कौन कौन से वो पहलवान हैं, कौन कौन से वो कैंडिडेट्स हैं जो पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब समीकरण बदल रहा है। देखिए, सीट शेयरिंग की जब बात हो रही है, आज समस्तीपुर लोकसभा सीट की हम बात करेंगे। संजय गणेश्वर जी हैं। समस्तीपुर सीट पर तो 2019 में रामचंद्र पासवान, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान, जो कि प्रिंस राज, जो अभी मौजूदा सांसद हैं, उनके पिता जीत कर आए थे। उस वक्त 6 की 6 सीटें लोजपा ने जीती थी। अब तो वे रहे नहीं इस दुनिया में। फिर प्रिंस राज, जब बाई इलेक्शन हुए, उस वक्त चिराग पासवान ने भी खूब मेहनत की थी। प्रिंस राज चुनाव जीत गए। रामविलास पासवान भी उस वक्त जीवित थे, मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है। अब प्रिंस राज है, लेकिन अब तो राष्ट्रीय लोजपा, इसका तो पत्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। तो अब यहां से कौन? देखिए आलोक जी, आज तारीख है 14 मार्च और हम लोग चर्चा कर रहे हैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की। कल 15 मार्च को शाम के ठीक 6:30 बजे चर्चा करेंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र की। देखिए, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में सच में आज 14 मार्च को बेहद कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि पहला ऐसा लोकसभा क्षेत्र मुझे दिखाई पड़ रहा है जहां के सांसद का टिकट कट गया है। मतलब प्रिंस राज, जो 2019 के उपचुनाव में जीते थे, पहले 2019 के आम चुनाव में उनके पिता रामचंद्र पासवान चुनाव जीते थे, और जिन्होंने पार्टी तोड़ी पशुपति पारस के साथ, तो जो एनडीए में सीट शेयरिंग हुआ है उसमें पारस लोजपा पारस को कोई स्थान नहीं मिला है। जीरो। ठीक है ना? एनडीए में है कि नहीं, एनडीए में रहना और नहीं रहना, उन्हें कहा गया है कि देखिए थोड़ा धैर्य रखिए, आगे क्या होगा यह देखने की बात है। लेकिन चिराग पासवान ने बाजी मार ली है, और प्रिंस राज जो मौजूदा सांसद है, उनके बारे में हम पहले भी कह रहे थे कि इनका टिकट कटेगा, लेकिन इस बात की संभावना बन रही थी कि पशुपति पारस हाजीपुर से समस्तीपुर आएंगे चुनाव लड़ने को। शिफ्ट किए जाएंगे। हाँ, शिफ्ट किए जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वह संभावना भी नहीं बनती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन तब क्या होगा? उम्मीदवार कौन होगा? हाँ, उम्मीदवार क्या चिराग पासवान देंगे? यह भी बड़ा सवाल है। या फिर जेडीयू उम्मीदवार देगा, या फिर बीजेपी उम्मीदवार देगा, और इंडिया ब्लॉक से कौन होगा? तो देखिए, यह सब कुछ बताएं इसके पहले आप समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के भूगोल को समझिए, इतिहास को समझिए। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र जो है 2004 तक, ठीक है ना, 2004 तक यह सामान्य श्रेणी का लोकसभा क्षेत्र था। 2009 के पहले चुनाव में यह रिजर्व सीट बना। परिसीमन हुआ उसके बाद। जी, परिसीमन के बाद 2008 में परिसीमन हुआ। पहले रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, वह विलोपित हो गया। तो देखिए, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। कुशेश्वर स्थान, यहां भी बाइपोल हुआ था। 2020 में दूसरे विधायक चुनाव जीते थे, अमन हजारी चुनाव जीते जी। और फिर जब उपचुनाव हुआ तो अमन भूषण हजारी चुनाव जीते उपचुनाव में, तो ये जेडीयू के हैं। हायाघाट में रामचंद्र प्रसाद बीजेपी के जीते हुए हैं। कल्याणपुर में महेश्वर हजारी जेडीयू के जीते हुए हैं। बारिशनगर में अशोक कुमार जेडीयू के जीते हुए हैं। समस्तीपुर में अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी के जीते हुए हैं, और रोसड़ा रिजर्व सीट से वीरेंद्र कुमार बीजेपी के चुनाव जीते हुए हैं। तो इसका आशय यह हुआ कि देखिए, जो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र है उनमें 5 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए को जीत मिली हुई है, और एक में आरजेडी को जीत मिली है। देखिए, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र जो है वह 2 जिलों में है। 4 विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर जिले में है, और 2 विधानसभा जो है कुशेश्वर स्थान और हायाघाट दरभंगा जिले में है। तो देखिए, जब 2009 में यह सीट आरक्षित हुआ तो सबसे पहले सांसद बने महेश्वर हजारी जेडीयू के, जो अभी बिहार सरकार में मंत्री होने जा रहे हैं। जो चर्चा है, और इसकी भी चर्चा हम करेंगे कि हो सकता है उन्हें ही चुनाव लड़ना पड़े। ठीक है ना? यह आगे हम बताएंगे आपको। तो अब देखिए, इतिहास की यदि हम बात करें, जैसा हमने कहा कि 2009 के पहले यह सामान्य श्रेणी का लोकसभा क्षेत्र था, तो 1957 और 62 में सत्यनारायण सिन्हा कांग्रेस के सांसद बने। फिर 1967 और 71 में यमुना प्रसाद मंडल कांग्रेस के चुनाव जीते। 1977 में देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो अब देश भारत रत्न से सम्मानित हैं, वे चुनाव जीते थे जनता पार्टी से। और 1978 में कर्पूरी ठाकुर बाद में मुख्यमंत्री बन गए थे, तो 1978 में बाइपोल हुआ, और यहां से अजीत कुमार मेहता, जो आगे 1980 में भी चुनाव जीते जनता पार्टी से। फिर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो आम चुनाव संपन्न हुआ, उसमें चुनाव जीत गए रामदेव राय कांग्रेस के।
और 1989 और 1991 में मंजय लाल जनता दल के। इसके बाद 1996 में और 1998 में अजीत कुमार मेहता आरजेडी के, और फिर 1999 में मंजय लाल जेडीयू के, और 2004 में आलोक कुमार मेहता आरजेडी के। फिर 2014, 2019 रामचंद्र पासवान, 2019 में रामचंद्र पासवान की मौत के बाद जो यहाँ चुनाव हुआ, मध्यावधि चुनाव हुआ, मध्यावधि चुनाव नहीं कहेंगे, उपचुनाव हुआ, तो उसमें रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज ने जीत हासिल की एलजेपी से। तब एलजेपी ही था। तो देखिए, यह तो इतिहास की बात हुई। अब हम थोड़ा सामाजिक और जातीय बुनावट को भी समझते हैं कि यहाँ किसका कितना वोट है। हम हर एपिसोड में बताते चल रहे हैं कि टाइटल से, सरनेम से, कि इस बात को हम समझते हैं कि कौन सा वोट कितना कहां किस क्षेत्र में है। तो देखिए, मुस्लिम सबसे अधिक है, 2,20,482 की संख्या है। राय जाति के जो लोग हैं उनकी संख्या है 1,39,750। पासवान जो है वो 1,34,342। यादव जो है 1,01,272 और राम जो है 89,084। सिंह जो है 86,682 और शाह जो है 81,469। सहनी जो है 71,793। देखिए, जब 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो यह भी जानना आवश्यक है कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के किस विधानसभा क्षेत्र में रामचंद्र पासवान को कितने से लीड प्राप्त हुआ था, तब आप ठीक से समझ पाते हैं। तो देखिए, कुशेश्वर स्थान से रामचंद्र पासवान को 2019 में 42,934 मतों से लीड मिली थी। हायाघाट से 25,384 मतों से, कल्याणपुर से 51,304 मतों से, बारिशनगर से 42,826 मतों से, समस्तीपुर से 18,608 मतों से। सबसे कम जो बढ़त थी वह समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र की थी, और रोसड़ा से 70,391 मतों से, जहां के अभी विधायक हैं वीरेंद्र कुमार बीजेपी के, और यह सबसे अधिक बढ़त देने वाला विधानसभा क्षेत्र था। अब देखिए, चुनावी इतिहास पर भी चलते हैं, तब आप समझेंगे। 4 चुनावों का इतिहास आपको समझाते हैं। 2009 में जब यह लोकसभा क्षेत्र सुरक्षित हुआ तो महेश्वर हजारी जेडीयू के सांसद चुने गए और उन्हें 2,59,458 मत आए। रामचंद्र पासवान एलजेपी के चुनाव हार गए। रामविलास पासवान के भाई स्वयं रामविलास पासवान भी हाजीपुर से चुनाव हार गए थे रामसुंदर दास के हाथों। तो रामचंद्र पासवान को 1,55,082 मत आए थे और 1,04,376 मतों से जीत हार हुई थी। और देखिए, तीसरे उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन लगातार लोकसभा का चुनाव हारते रहे। 2009 में उन्हें 91,655 मत आए थे। 2014 में देखिए, मोदी लहर में रामचंद्र पासवान जो 2009 में हारे थे, वे चुनाव जीत गए एलजेपी के उम्मीदवार के तौर पर, और उन्हें 2,73,654 मत आए। अशोक कुमार कांग्रेस के, वे चुनाव हारे, उन्हें 2,63,529 मत आए। और देखिए, जीत हार सिर्फ 10,128 मतों से हुआ। लेकिन 2014 याद रखिए, महेश्वर हजारी की ताकत है समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में, आप समझेंगे। 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार अकेले लड़े थे, हाँ जेडीयू अलग थी। तो अशोक कुमार जो हारे थे, उन्हें 2,63,000 मत आए थे। तो महेश्वर हजारी को भी 2,01,24 मत आए थे। मतलब 2 लाख मत नीतीश कुमार के और महेश्वर हजारी जेडीयू को आए थे। हाँ, नीतीश कुमार के मत और महेश्वर हजारी के निजी मत। तो महेश्वर हजारी इस क्षेत्र में ताकतवर है, क्योंकि आरजेडी की और सबके होते हुए भी 2 लाख। जी बिल्कुल। 2019 में देखिए, मोदी की आंधी, रामचंद्र पासवान फिर से चुनाव जीत गए। 5,62,443 मत आए। अशोक कुमार कांग्रेस 3,10,800 मत, मतलब जीत हार 2,51,643 मतों से। और जब रामचंद्र पासवान की असामयिक मौत हो गई, दुखद मौत हो गई, उपचुनाव हुआ, तो उनके बेटे प्रिंस राज एलजेपी के उम्मीदवार बने और मोदी लहर नहीं दिखाई पड़ी। सहानुभूति, संवेदना जरूर दिखी।
इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि रामचंद्र पासवान जहां 5,62,000 मत लाकर चुनाव जीते थे, वहीं उपचुनाव में प्रिंस राज को मात्र 3,90,276 मत आए थे। मतदान का प्रतिशत कम हो गया था। और अशोक कुमार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 2,88,186 मत आए थे। हाँ, 1,02,090 मतों से जीत हार का फासला था। तो ये चुनावी इतिहास। अब हम दावेदार और पहलवान की बात कर रहे हैं इस बार की। जी, तो देखिए प्रिंस राज का तो पत्ता कट गया है। प्रिंस राज ने आज एक्स हैंडल पर लिखा अब भी एनडीए में है। तो क्या प्रिंस राज इस उम्मीद में बैठे हैं कि लोजपा पारस के किसी सांसद को लोजपा पारस के सिंबल पर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली? तो क्या बीजेपी अपने सिंबल पर किसी को चुनाव लड़ा देगी? ये देखना होगा। प्रिंस राज को लड़ा देगी या पशुपति पारस को? इसकी संभावना कम दिखती है। देखिए, कल चिराग पासवान ने कहा था जेपी नड्डा की बैठक के बाद कि मेरी सीटें मेरी, तो 2019 का याद करा रहे थे, तो उसमें तो समस्तीपुर की सीट भी उनकी ही बनती है। लेकिन हमें जो भितरिया खबर है कि समस्तीपुर चिराग पासवान चुनाव नहीं लाना चाहते हैं। वे सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र में गोपालगंज लाना चाहते हैं, लेकिन गोपालगंज की सीट जेडीयू से प्राप्त करनी होगी। तो और किसी न किसी परिवार के सदस्य को ही, अपने परिवार के सदस्य को चिराग पासवान शायद अपने बहनोई को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो यदि चिराग पासवान यह सीट नहीं लेते हैं और उन्हें कोई दूसरी सीट दे दी जाती है, तो यह सीट किसके खाते में जाएगी? यह बड़ा सवाल है। और जब इस सवाल का उत्तर हम तलाशने के लिए समस्तीपुर में बातें कर रहे थे, तो समस्तीपुर के लोगों ने कहा कि देखिए, तब तो यह सीट जेडीयू के खाते में ही चली जानी चाहिए और महेश्वर हजारी से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के भीतर ऐसा कोई नेता नहीं दिखा जो समस्तीपुर में मजबूत दावेदारी करता दिख रहा हो। वैसे लोगों ने वहां एक नाम लिया रामबालक पासवान का, कि रामबालक पासवान शायद डिप्टी मेयर हैं। वे बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और जिस तरीके से कार्यकर्ता को बीजेपी आगे बढ़ाती है, या फिर इस बात की संभावना है कि कहीं और से बीजेपी, यदि सीट बीजेपी के खाते में जाती है। देखिए, रामचंद्र पासवान भी समस्तीपुर के नहीं, प्रिंस राज भी समस्तीपुर के नहीं, समस्तीपुर के तो महेश्वर हजारी ही माने जाएंगे। तो फिर बीजेपी कहीं और से किसी उम्मीदवार को लाए और यहाँ चुनाव लड़ा दे, ठीक है ना? तो ये स्थिति, या अगर नीतीश कुमार को सीटें दी जाए तो फिर महेश्वर हजारी, देखिए महेश्वर हजारी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये चुनाव लड़ सकते हैं। उपाध्यक्ष है, उन्होंने पद छोड़ दिया। हाँ, तो उपाध्यक्ष का पद छोड़ दिया, लेकिन मंत्री बन जाएंगे तो देखने की बात होगी कि फिर उन्हें लड़ने को कहा जाता है कि नहीं लड़ने को कहा जाता है। अब चलिए इंडिया ब्लॉक की तरफ चलते हैं। तो आरजेडी से सबसे बड़ी दावेदारी जो है श्याम रजक की है, और श्याम रजक पिछले 2 साल से लगातार समस्तीपुर में चहलकदमी कर रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता हैं, लालू यादव के करीबी हैं, तेजस्वी यादव का भरोसा है। तो श्याम रजक, आरजेडी के खाते में सीट गई तो श्याम रजक उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन आरजेडी के खाते में सीट नहीं गई, तब क्या होगा? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह सीट परंपरागत तरीके से कांग्रेस लड़ती रही है और कांग्रेस हारती रही है। तो देखिए, कांग्रेस में जिस व्यक्ति का नाम चल रहा है सबसे आगे, उस व्यक्ति का नाम है बीके रवि, जो तमिलनाडु में डीजी लेवल के आईपीएस पदाधिकारी थे। उन्होंने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त की और इसके बाद समस्तीपुर में चुनाव लड़ने को आ गए हैं। वे भी समस्तीपुर के रहने वाले नहीं हैं। जब मैं आज समस्तीपुर में बात कर रहा था, कई लोगों से हमने बातचीत की, तो बीके रवि का नाम गांव के लोगों ने सुना भी नहीं है और अब तक वे गांव के लोगों तक पहुंच भी नहीं पाए हैं। समस्तीपुर के हैं भी नहीं। उनके पिता अररिया से कभी सांसद हुआ करते थे, मतलब उधर के इलाके से ही, तो समस्तीपुर के नहीं है। मूल घर जो है वो सहरसा जिले में है। तो समस्तीपुर में वो कितनी पैठ बना पाएंगे? देखिए, जब हम समस्तीपुर बात कर रहे थे तो कई किस्से सुनने को मिल गए कि जैसे नए साल में उन्होंने डायरी बांटी, बहुतों के पास डायरी पहुंची और उनके चले जाने के बाद या उनके दूध के चले जाने के बाद उस डायरी के भीतर एक लिफाफा मिला
और जब लोगों ने लिफाफा खोला तो लिफाफा इतना कमजोर था कि लोगों ने समझा कि क्या इन्होंने औकात मापी है जी ठीक है ना जी। तो ये खबरें भी वहां से आती रही है। अब देखिए बीके रवि नहीं तो कौन, डॉक्टर अशोक कुमार, फिर से कांग्रेस है। हाँ लेकिन देखिए लगातार 4 चुनाव लड़े हैं, हार चुके हैं। बीच में उनके स्वास्थ्य भी काफी खराब हाँ है। स्वास्थ्य भी खराब था, लेकिन अभी हमने देखा था कि जब जन विश्वास महारैली का आयोजन था तो पटना में उनके पोस्टर्स दिखाई पड़ रहे थे, होर्डिंग्स दिखाई पड़ रहे थे जी। तो उनकी चर्चा भी यहाँ वहां होती रहती है। कांग्रेस में सभी उन्हें जानते हैं। एक अनीता राम है, समझे, अनीता राम महिला है, उनकी दावेदारी भी, वे भी चाहती हैं चुनाव लड़ना, लेकिन संसाधन बहुत नहीं है। तो अब संसाधन के बिना 2024 का लोकसभा चुनाव कोई उम्मीदवार लड़ ले, यह बात बेमानी लगती है। तो देखिए कि समस्तीपुर में प्रिंस राज का टिकट कट गया है, तो फिर क्या होता है, किसे टिकट मिलता है और इंडिया ब्लॉक किसे उतारता है, यह देखने की बात होगी आलोक जी। देखना होगा, क्योंकि समस्तीपुर में फाइट शुरू से ही कर रहा है या तो फिर एक तरफा हो जाता है, ये भी देखना होता है। एक तरफा होता है क्योंकि फिर से इस बार नरेंद्र मोदी नाम का एक तूफान तो है नहीं, एक तरफा तो 2019 में ही हुआ है जी, 2019 में हुआ है कि देखना होगा इस बार लड़ाई कैसी होती है। इन तमाम मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी और कल काराकाट सीट पर क्या कुछ अहम जानकारी है, विस्तृत जानकारी, वो आपको देंगे शाम के ठीक 6:30 बजे। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।